बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेशन 3 हमारा स्टार्ट है। सेशन 3 का आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 8 पे जाने से पहले मैंने ये दो एडवर्टीजमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो हमने पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं हम, लेकिन आज मैं स्पेशली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये हमारा जो है एडवर्टीजमेंट के हवाले से, क्योंकि इनकी लास्ट डेट परसों 16 जनवरी है। और अब जो कि आपको पता है कि पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली भी टूट चुकी हैं। इस वजह से ये जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गई हैं क्योंकि नेक्स्ट तो अब आनी कोई नहीं, क्योंकि देखें ना, अब ये असेंबलीज टूट गई हैं तो नेक्स्ट जो सिर्फ अप्रूव हो चुकी है मींस के एजुकेटर की जो 5000 जॉब्स हैं या जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की हैं, ये इस तरह की जो जॉब अप्रूव हो गई हैं वो तो जरूर आएंगी। और उसके अलावा ये जो ऑलरेडी आ चुकी हैं इनका प्रोसेस मुकम्मल होगा, लिटरेसी वालों का सारा मुकम्मल होगा और फूड डिपार्टमेंट वाला मुकम्मल होगा प्रोसेस। तो लेकिन इसके अलावा अब जॉब्स आने के चांस बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि अब वो ना असम्बली डिजॉल्व हो गई है। अब नया इलेक्शन होगा, नया सेटअप बनेगा, जब नया सेटअप आएगा नया वजीर आला बनेगा, अब उसको भी टेंशन नहीं होगी कि अब हमने जो इलेक्शन में जाना है वोट शोट के चक्कर में इन्होंने लोगों ने ना ये जो हुक्मरान है इन्होंने भर्ती वगैरह करनी होती है। तो नेक्स्ट समझ लें कि 1-2 साल जो ना अब स्टे आ जाएगा दोबारा। तो जो लोग 28 या 30 की रेंज में जिनकी एज है उनसे गुजारिश है कि अब ये आखिरी चांस है, आप इसमें जरूर अप्लाई करें। मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूं दोनों का। इसमें सैकड़ों बल्कि हजारों जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपने गौर से आप देख लीजिएगा, अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा लें। देखिए जी, बात यह है कि हुक्मरानों को कोसना, उनको गालियां देना, वो जो मर्जी करें आप, लेकिन आप स्टेट से, आप रियासत से टक्कर नहीं ले सकते। आप इन हुक्मरानों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप ये समझते हैं जी असेंबली टूट गई, अब हम क्या करें, गुस्सा कर लें या आप जो इमोशनल होकर आप दिल बर्दाश्त होकर छोड़ दें, तो छोड़ भी जाएंगे तो आपने एक नुकसान अपना ही करना है, किसी और का आपने नुकसान बिल्कुल नहीं करना। तो आपसे गुजारिश है कि जी देखें, जैसा भी निजाम होता है ना जी, निज़ाम के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, निज़ाम के साथ साथ आपने compete करना होता है। इसके साथ इन्हीं हालात में हम देखें, जब हम भी लोग आपकी एज में थे ना, जब हम भी गवर्नमेंट की जॉब्स के हवाले से परेशान हुआ करते थे, तो ये मसाइल हमारे साथ भी थे, ठीक है। अगर हमने तब जो है ना छोड़ दिया होता, गिव अप कर गए होते, तो आज हम भी इस मुकाम पे ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी जॉब से बैठे हुए हैं। तो सिर्फ ये है कि आपने कभी भी परेशान नहीं होना, जैसे हालात होते हैं उन हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होता है। हम ये नहीं कहते कि सर्दी आ गई है तो हम क्या करें जी, सर्दी आती है तो हम जो कंबल वगैरह अपने कपड़े मोटे निकाल लेते हैं। जैसे सर्दी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं जी, मोटे कपड़े छोड़ के हम बारीक कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एसी वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं, हीटर खत्म करके। तो जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो आप ये दोबारा देख लें, जहां जहां पे आपकी जगह बन रही है जरूर अप्लाई करें और मेहनत करें फुल। आज लेक्चर नंबर हमारा 8 होना है। अब बच्चे ये ना समझें कि सिर्फ आज ये ना हमने यही ओवरव्यू देना है, ये लेक्चर नंबर 8 मेरा तैयार पड़ा है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जैसे ये जो मैं ना आपको ओवरव्यू देता हूँ ना अपने ये जो एडवर्टीजमेंट के वाले से, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपना लेक्चर नंबर 8 भी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले ये 84 सीटें थी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड बजट्स की, ठीक है। इसमें एमकॉम और बीकॉम जो ऑनर्स वाला जो है ना, या कोई भी आपके 16 साल डिग्री आपके पास एमकॉम है, एमपीए है, या जो भी आपकी बिजनेस में है ना, आप इसमें एलिजिबल है। मेल के लिए 37 ईयर एज इसमें है और फीमेल के लिए 40 ईयर एज है इसमें, ठीक है जी। अगर आपने आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन आता है, आप इसमें जरूर अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। और तैयारी हम आपको करवा देंगे, तैयारी की कोई टेंशन नहीं है, तैयारी हम इंशाल्लाह ताला आपको करवाएंगे। अल्लाह के फजल से पेपर भी आपका क्लियर करवाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस है। इसमें जी आपकी 7 सीटें हैं और इसमें आपके पास मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, मास कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, या कोई भी किसी किस्म की आप इस तरह की डिग्री है, या आपके पास एलएलबी है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें मेल की जो ना एज है 42 है और फीमेल की 45 ईयर है, ठीक है जी। अगर आप में से किसी किस्म का कोई आपको इसकी आप में कोई भी इसकी किसी किस्म की आपके पास डिग्री आता है, इसमें जरूर अप्लाई करें, ये आखिरी चांस आप जा रहे हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी आपके पास एक सीट थी असिस्टेंट की,
ठीक है जी। एक पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की है, ठीक है। इसमें आपके पास जी सिर्फ बैचलर डिग्री, बीए, बीएससी, बीएस, कोई भी आपके पास डिग्री है, साथ आपके पास एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह में आपकी प्रोफिशिएंसी है। उसमें मेल की एज 32 और फीमेल की 35 अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 सीटें थी हमारे पास जी असिस्टेंट की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, ठीक है। इसमें भी आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट, आप अगर आप सेकंड डिवीजन आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मेल की एज लिमिट 32 साल और फीमेल की 35 ईयर है। और ये सारी सीटें जितनी भी आपको मैं बता रहा हूं, इनकी अप्लाई करने की डेट 16 जनवरी यानी कि परसों लास्ट डेट है इनकी, ठीक है जी। परसों तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होम डिपार्टमेंट की सीटें थी। एक सीट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की, ठीक है। इसमें मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम जो है ना किसी किसी किस्म की आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल की 35 ईयर और फीमेल की 38 ईयर इसमें एज लिमिट है। उसके बाद जी आपके पास जी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी इसमें टोटल 37 सीटें थी, सॉरी 18 सीटें हैं, 18 सीटें हैं। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की इसमें अगर आपके पास मास्टर डिग्री, बीएस ऑनर इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और आपके पास डेवलपमेंट स्टडीज, जेंडर स्टडीज या आपके पास इस तरह की कोई डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिग्री मैंने मेंशन की है सिर्फ ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 ईयर एज लिमिट है। उसके बाद जी एक पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल की 35 ईयर, फीमेल की 38 ईयर इसमें एज है। उसके बाद जी आपके पास है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग सिविल एसडीओ वगैरह की, उसमें 4 सीटें हैं। इसमें भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, मेल की 35 और फीमेल की 38 ईयर एज है। उसके बाद आपके पास एक सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी इंजीनियरिंग की है, ठीक है। उसके बाद ये जी आपके पास आ रहा है जी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, इसमें भी आपके पास एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास है या आपके पास एमएससी बायो में है, केमिस्ट्री में है, बायो केमिस्ट्री में हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में है, बॉटनी में है या किसी भी ये जो है ना किसी भी यूनिवर्सिटी आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17वां इसका स्केल है, 17 मेल के लिए एज लिमिट 35 और फीमेल की 38 ईयर एज है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की, ये भी आपकी इंजीनियरिंग की सीट है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर की सीट है, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और आपके पास जो ना टाइपिंग स्पीड 70 वर्ड्स की होनी चाहिए। और मेल की 32 ईयर एज है और फीमेल की 35 ईयर एज है, ठीक है। उसके बाद 45 पोस्टें थी जूनियर क्लर्क की, ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसमें आपके पास एफए होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मेल की 32 ईयर एज है और फीमेल की 35 ईयर एज है। उसके बाद 12 पोस्ट हैं जी स्टेनोग्राफर की, इसमें भी आप जो इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और 70 वर्ड्स आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। मेल की 32 और फीमेल की 35 ईयर है। उसके बाद जूनियर क्लर्क है जी, इसमें जी 41 सीटें हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हायर सेकेंडरी यानी कि आपके पास एफए एफएससी होनी चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद थी आपके पास जी 2 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार की, ये जो है ना एमबीबीएस इसमें चाहिए। बाकी सारे एमबीबीएस स्टार्ट हो गए हैं, एमबीबीएस वालों को तो हम डील नहीं करते, ठीक है जी। ये आपके पास सारे अब जो एमबीबीएस चल रहे हैं। उसके बाद आपके पास जी डायरेक्टर माइंस एंड लेबर वेलफेयर में एक सीट है, इसमें मास्टर डिग्री आपके पास इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स में चाहिए या आपके पास कॉमर्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस यानी कि एमबीए वगैरह आपके पास है, सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में बीए है या आपके पास एलएलबी है मीन तो। और इसमें सिर्फ बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जी मेल के लिए 52 और फीमेल की 55 ईयर एज इसमें एज लिमिट है। उसके बाद आपके पास 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स की, बीएससी माइनिंग इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी ये साइकोलॉजिस्ट की सीटें हैं 4, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। इसमें मेल की जी 37 है और फीमेल की 40 ईयर इसमें एज लिमिट है। उसके बाद आपके पास जी मेडिकल ऑफिसर, ये एमबीबीएस वाले आ गए, इनके हम डील नहीं करते। लाइब्रेरियन की सीट है जी, इसको भी हम डील नहीं करेंगे। सीनियर साइंटिस्ट ये भी प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये सारे आगे एमबीबीएस वाले आ रहे हैं, इसको हम डील नहीं कर रहे जी, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की 15वें स्केल की जॉब है, बीए आपके पास होना चाहिए और 4 मंथ आपके पास ट्रेनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज कोर्स बीसीएस वगैरह होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद सीट कौन सी थी, और ये सारी सीटों की अप्लाई करने की आखिरी डेट जो 16 जनवरी है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी चांस जा रहे हैं, किसी का चांस मिस ना हो जाए, ठीक है। ये एक ऐड था, आपको दूसरा ऐड भी पढ़ के सुना देता हूँ। अभी हमने ऐड 32 पढ़ा है, उसके बाद हम दूसरा जो ऐड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें कौन कौन सी सीटें हैं। अब हम नेक्स्ट ऐड पे आ चुके हैं। नेक्स्ट ऐड है 33
इसमें आपके पास इसकी भी आखिरी तारीख जो है ना 16 जनवरी लास्ट डेट है परसों। इसमें पहली सीट थी जूनियर रिसर्च ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें ये जो 17 स्केल की 4 पोस्ट है, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री ने सिविल इंजीनियरिंग की इसमें है, ठीक है। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 17 स्केल की थी जी ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट। इसमें आपके पास अगर आप इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल की 37 और फीमेल की 40 ईयर इसमें एज लिमिट है। उसके बाद ये जूनियर ऑपरेटर जो है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ये काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है जी। इसमें अगर आपने अप्लाई करना, ये पूरे पंजाब से, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी गांव से, हर जगह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके पास आईसीएस होना चाहिए, या आपने एफए में कंप्यूटर पढ़ा हो, किसी भी किस्म का अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ आपके पास जो है ना 3 महीने का कम से कम एमएस ऑफिस का आपके पास जो है ना होना चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थी 40 पोस्टें हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर जो 17 स्केल की। इसमें अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है। और उसके बाद या जेनेटिक प्लांट पैथोलॉजी में, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, सोशल साइंसेज और हार्टिकल्चर। सोशल साइंस मीन के कोई भी मास्टर डिग्री, सोशल साइंस जब आ गया ना तो इस मीन नो सॉरी जी, सोशल साइंस नहीं, सॉइल साइंस लिखा हुआ है, सॉरी ये सोशल साइंस इसको मैं पढ़ रहा था, सॉइल साइंस है। और हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड और मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर बिजनेस में, पैथोलॉजी, ये मीन के सारी ये प्लांट प्रोटेक्शन वाली डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सीट है जी जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन माइनिंग में होनी चाहिए, ठीक। मीन के इसमें जो जनरल सीट है वो सिर्फ ऊपर वाली 2 सीटें थी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें। 16 जनवरी लास्ट डेट है। फिर ना कहिएगा कि जो ना नेक्स्ट, फिर अब देखें कि जो लोग एंड पे जा रहे हैं, जो एज लिमिट उनकी खत्म हो रही है, तो उनसे गुजारिश है कि आप जरूर अप्लाई करें, एक दफ़ा अपनी जो किस्मत आजमा लें। इंशाल्लाह ताला पेपर की हम तैयारी आपको अल्लाह के फजल से जरूर करवा देंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी। लेक्चर मैंने थोड़ा छोटा रखा था इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये भी पढ़ाना है आपको, जो है ना जो आपके एडवर्टीजमेंट थे, इस वजह से। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लेक्चर 8 तक इंशाल्लाह ताला एजुकेशन वाला पोर्शन हमने तकरीबन कंप्लीट कर देना था। तो आप ये समझें जी, आपका पेडागोजी वाला जो पोर्शन है, लेक्चरर या आपने एग्जामिनर में किया हुआ है, मॉनिटर में किया हुआ है, या मिलिट्री ऑफिसर, मोबिलाइजर में किसी में भी आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप समझें कि आपका एजुकेशन वाला जो पोर्शन है ना वो आपका 70% कवर हो गया आज, ठीक है जी। इसके बाद आज के लेक्चर के बाद आपका 70% कवर हो जाएगा। उसके बाद हम जनरल टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू वगैरह की तरफ। वो कवर करने के बाद इंशाल्लाह फिर एंड पे हम 1 2 4 लेक्चर हम करेंगे एजुकेशन पे, तो आपका एजुकेशन का 100% क्लियर करवा देंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन का आज वाला लेक्चर है, ये आमतौर पे मैं फर्स्ट लेक्चर रखा करता हूँ, लेकिन इस दफा थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया है। तो एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर एंड एजुसेयर। एजुकेयर मींस टू नरिश, टू रेज, टू ब्रिंग अप। एजुसेयर मीन टू लीड आउट, टू ड्राउट। तो ये एजुकेयर या एजुसेयर, ये CE और CA वाला, ये दोनों आपने याद करने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। और एजुकेशन कहाँ से निकला? लैटिन वर्ड है, ये लतीनी जुबान का लफ्ज है, ठीक है जी, एजुकेयर, ठीक है जी। और ये आपने याद करना है। और ये बड़ा बारीक सा फर्क है एजुकेयर और एजुसेयर में। तो एजुकेयर का मतलब होता है टू रेज, टू ब्रिंग अप, और एजुसेयर का मतलब होता है टू लीड आउट, टू ड्राउट, ठीक है जी। उसके बाद स्कोप ऑफ एजुकेशन एज वाइड एज लाइफ। जो एजुकेशन का स्कोप है ना, यानी कि जो रेंज है ना, वो जिंदगी, जितनी आपके पास जिंदगी है ना, वो तब तक आपने इल्म हासिल करते रहना, जो ना गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना, कि आपने कब्र तक जो है इल्म हासिल करते रहना। उसके बाद टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है जी। इसमें से फार्मल, नॉन फार्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें इसको आपने इस तरह डिफरेंशिएट रखना है कि फार्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें आपके पास एक बाकायदा क्लासरूम भी होती है, टीचर भी होता है, बुक्स भी होती हैं, जो हमारा निज़ाम है स्कूलों कॉलेजों वाला, ठीक है। और नॉन फार्मल एजुकेशन जो होती है ना, नॉन फार्मल एजुकेशन ऐसी होती है जिसमें आपके पास टीचर तो होता है, बुक्स भी होती हैं, लेकिन आपके पास क्लासरूम नहीं होता। जैसे लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपकी डिस्टेंस लर्निंग है। मीन के आपके पास नोट्स भी जा रहे हैं, बुक्स भी आपके पास, मीन के नोट्स बुक ही है ना ये, तो आपके पास सिलेबस भी जा रहा है, टीचर भी है, लेकिन आपका जो फॉर्मल क्लासरूम है ना, एक क्लासरूम का डेकोरम होता है, जो बेंच
बेंच पे चेयर्स पे बैठ के पूरे टाइम के जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक माहौल होता है, वो आपके पास नहीं है। तो ये आपकी क्या जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होती है जो बिल्कुल ही कोई चीज आपके पास नहीं होती, ना आपके पास नोट्स होते हैं, ना आपके पास टीचर होता है, ना आपका स्कूल होता है, ना क्लासरूम होता है, किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। उसमें क्या करना होता है, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, इंसान अपनी सोसाइटी से सीखता है, इंसान अपने घर वालों से, अपने तल्लुकात से, रिश्तेदारों से, दोस्तों बाप से, मीन के अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखता है, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन तीनों आपने याद करनी है। पहली टाइप जो है फॉर्मल, जिसमें सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। नॉन फॉर्मल, जिसमें आपके पास स्कूल कॉलेज क्लासरूम की बिल्डिंग तो नहीं होती, लेकिन बाकी सारा कुछ होता है, टीचर भी होता है, आपका सिलेबस भी होता है और आपकी बुक्स भी होती हैं, और जैसे डिस्टेंस लर्निंग वगैरह, ठीक है। और उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कुछ भी नहीं होता जी, सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। उसके बाद एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस के 4 मेन एलिमेंट्स है, ये आपने याद कर लेने हैं जी। सबसे पहले होते हैं एम्स, ऑब्जेक्टिव या SLOs, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स के वाले से। ऑब्जेक्टिव्स के 2 टाइप्स मैंने आपको कवर करवाया है पिछले लेक्चर में। तो SLO एक टर्म होती है, ये आपने इसको एब्रीविएशन भी याद करनी है, SLOs, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, ये आपने याद करना है। SLOs, S फॉर स्टूडेंट, L फॉर लर्निंग, O फॉर आउटकम्स, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्टिव्स की जो ना नई टर्म है। अक्सर औकात ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो थे, ऑब्जेक्टिव को किस नेम से जो है ना चेंज किया गया है। जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऑब्जेक्टिव या एम्स को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं SLOs के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद करिकुलम होता है, उसके बाद पैडागोजी, उसके बाद आपका होता है जी एवेल्युएशन या असेसमेंट। ये 4 आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं एजुकेशन के, तो आपने याद कर लेना है जी। एजुकेशनल प्रोसेस के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा जी, SLO, करिकुलम, पैडागोजी और एवेल्युएशन, ठीक है जी। एवेल्युएशन में असेसमेंट या एवेल्युएशन दोनों सेम आती हैं, ठीक है जी। एवेल्युएशन और असेसमेंट में क्या फर्क है, ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो एजुकेशनल प्रोसेस का बेसिक सोर्स क्या है, तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। जो इंसान खुद तजर्बात करता है ना, जो फेस करता है, जो दुनिया में देखता है, जो उसके जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस से ही फिर नॉलेज बनता है। कि एक्सपीरियंस से ही पता चला हुआ है कि जब सच बोलेंगे तो आपकी जो फतह होगी, झूठ बोलेंगे तो आप जो है ना जनाब हार जाएंगे या आपका नुकसान होगा, मीन। या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि नंगी तार को हाथ लगाएं तो करंट पड़ता है, किसी ना किसी को पड़ा होगा तो फिर उसने बताया होगा ना इसको हाथ ना लगाना। या कोई डूबा होगा खुदा न खास्ता गहरे पानी में, तो वो फिर दूसरे जो ऊपर से देख रहा है तो उसने देख लिया होगा कि ये बंदा यहाँ पर जो छलांग लगाता है वो डूब जाता है, तो वो दूसरों को बताता है यहाँ पे ना छलांग लगाइएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ना, यहाँ से नॉलेज आता है, ठीक है। उसके बाद ही आपके पास पैडागोजी वर्सेस एंड्रागोजी है। तो पैडागोजी जो है ना, पैडागोजी है जी, पैडागोजी कंसर्न विद टीचिंग मेथडोलॉजी लाइक लेक्चर मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ये सारे में हमने मेथड ऊपर पढ़े हैं। कि पैडागोजी जो है ना, पैडागोजी का मतलब है आपने बच्चों को पढ़ाना किस तरीके से, आपकी टीचिंग की मेथडोलॉजीज क्या है। और एंड्रागोजी क्या है, आपने अडल्ट्स को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। जो बच्चों को पढ़ाना पैडागोजी है, और अडल्ट्स को यानी कि जवानों को, बड़े लोगों को पढ़ाना जो है वो आपकी एंड्रागोजी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। पैडागोजी और एंड्रागोजी को अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये मैंने कल का टॉपिक था, लेकिन आज मैंने दोबारा इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि कल हमने जो रिवाइज टेस्ट लिया था ना, जैसा कि आपको पता है डेली मेरा टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट में मैंने ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ था, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये वाली जो बात थी कल हम डिस्कस नहीं कर सके, तो इसलिए मैंने आपको यहां पे डिस्कस कर देता हूं। फॉर्मेटिव सिस्टम इज टेकन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, क्लास टेस्ट, होमवर्क टेस्ट, इट गिव्स चांस टू लर्नर टू इंप्रूवमेंट। क्या जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जिसमें आप क्लास यानी कि अपने सेमेस्टर या अपने साल के दौरान जो भी आप असेसमेंट बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक और भी साथ शर्त है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्नर को इंप्रूवमेंट का चांस भी देती है। अगर उसके मार्क्स कम आ गए हैं ना, तो उसको कहते हैं जी नेक्स्ट आप अगले हफ्ते या अगले महीने जो टेस्ट होगा उसमें आपने अच्छे मार्क्स करने हैं, अच्छे स्कोर लेने हैं। जैसा कि अभी हम आपको पेपर डेली हम आपका टेस्ट लेते हैं ना, तो अब वो जो डेली आपका टेस्ट है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल कल आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हम आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट आप मजीद मेहनत कर लेना, आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएं। लेकिन जब आप पीपीएससी में जाएंगे ना, तो जो आपके मार्क्स आ जाएंगे वो आपको दोबारा चांस नहीं देंगे कि आप जो है ना दोबारा इसको इंप्रूव करना। इसलिए कल हम जो हमारा टेस्ट में क्वेश्चन था ना, वो ये था कि
मिड टर्म एग्जाम क्या है? तो मिड टर्म एग्जाम पहली शर्त तो पूरी करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि वो जो है ड्यूरिंग स्टडी आपका पेपर लिया जाता है, सेमेस्टर के दौरान लिया जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना, जो लर्नर को इंप्रूवमेंट का चांस देता है। लेकिन मिड टर्म एग्जाम के जो नंबर आ जाते हैं ना, उनको फिर आपको अलाउ नहीं होता कि आप जो है ना उसको इंप्रूव कर लें। जो नंबर आ जाते हैं वही आपके फाइनल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या थी? समेटिव असेसमेंट थी। समेटिव असेसमेंट इज एंड प्रोडक्ट एनुअल फाइनल एग्जाम, इट डज नॉट गिव्स चांस टू इंप्रूवमेंट। समझ आ गई है जी? क्लियर होगी बात? तो समेटिव असेसमेंट एंड पे होती है, और वो ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें आपकी इंप्रूवमेंट के फिर चांस आपको नहीं मिलता, ठीक है जी। ये छोटा सा लेक्चर मैंने आज रखा था ताकि, क्योंकि वो हमने वो अपने ऐड भी डिस्कस करने थे। तो उसके बाद ये नेशनल थिंग्स है, ठीक है। नेशनल थिंग्स आज आपकी 100 पूरी हो गई है जी, ठीक है। हमने 3 लेक्चर में इसको थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल किया, तो 100 नेशनल थिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। कि नेशनल मौजूलम क्या है, नेशनल इंसेक्ट कौन सी है, नेशनल जो बटरफ्लाई, नेशनल सेंट, नेशनल इस्लामिक हीरो, नेशनल टीवी कौन सा है, नेशनल मैप कौन सा है, नेशनल बुक कौन सी है, नेशनल कैलेंडर कौन सा है, नेशनल टाइम कौन सा है जी, नेशनल फिल्म कौन सी इंडस्ट्री कौन सी है, नेशनल स्पाइस सफरोन वगैरह, ये आपने जो ना सारी आपने इंशाल्लाह आपको याद कर लेंगे इनको। और ऊपर वाले लेक्चर के वाले से मैंने आपको बता दूं कि थोड़ी सी मैंने अपडेट्स की हैं। जो बच्चे थोड़े से हमारे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा फोकस से पढ़ रहे होते हैं, वो एक तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ें जो ना इंडिकेट करते हैं, तो हम उनको फिर अपडेट कर लेते हैं। जैसे यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर था, उसको मैंने अपडेट कर दिया। इसी तरह नेशनल बर्ड में ना, हालांकि वो ठीक था, लेकिन बच्चे थोड़ा सा, आपको मैं डबल माइंड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए स्टेट बर्ड और नेशनल बर्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो फाल्कन लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको भी अपडेट करके चकोर कर दिया, क्योंकि नेशनल बर्ड आपका चकोर ही होता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन भी चकोर का ही आता है, फाल्कन का नहीं आता, इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया। उसके बाद नेशनल मॉन्यूमेंट्स के वाले से काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर नेशनल मॉन्यूमेंट 3 लिखे हुए हैं। तो जी जो कौमी यादगारें हैं ना, कौमी यादगार एक है जिसको हम नेशनल मॉन्यूमेंट कहते हैं। लेकिन अगर नेशनल मॉन्यूमेंट्स आगे एस भी आ जाए ना, जो कौमी यादगारें, ठीक है, यादगार 10 हैं टोटल, ठीक है। लेकिन एक नेशनल मॉन्यूमेंट जो है ना, वो आपकी इस्लामाबाद वाली है, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है, जो म्यूजियम है। तो उस वजह से आप क्लियर कर लें। लेकिन अगर आप कुल पूछा जाए तो आपने ये नहीं कहना कि नेशनल मॉन्यूमेंट सिर्फ एक ही है। नेशनल मॉन्यूमेंट टोटल 10 है, वो 10 की 10 इंशाल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे ना, तो वो सारा मैं आपको वो वहां पे जाकर क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।